ओके सो हम आज बात कर रहे हैं अपने सोम के पार्ट 2 के बारे में। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पर रिवीजन का कंप्लीट सेशन लेते हुए चल रहे हैं। तो इस सेशन में इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोम के पार्ट 2 की। तो सोम पार्ट 2 में जैसा कि आपको आपके सिलेबस में चाहे सिविल हो चाहे मैकेनिकल हो, आपके सिलेबस में मेंशंस हैं। ठीक है, तो मेंशन हैं तो उसके हिसाब से ही जो पार्ट 2 में हम कवर करने वाले हैं द टॉपिक्स The topics are bending moment of beam, torsion in shaft and principal stresses, जिसमें मोहर सर्किल की बात कर लेंगे एंड थ्योरी ऑफ फेलियर। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पर ये वाली चीजें सिर्फ जेई बेसिस पर लेके चल रहे हैं। एक सिंपली एक रिवीजन है, थ्योरी की बात हम कर नहीं रहे हैं जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की। तो रिवीजन के सेंस में अगर मैं फर्स्ट टॉपिक की बात करूँ दैट इज द बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग, उम्मीद है आपने फर्स्ट वीडियो देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो फर्स्ट वीडियो देखिएगा, क्योंकि उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपसे। वो क्वेश्चंस क्या है, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं है, वो हमारे पास जो हम थ्योरी के सेंस में लेके चल रहे हैं वही चीजें हमारी क्वेश्चन के सेंस में पूछी जाएगी। बस आपको वर्डिंग मिलेंगी, सेंस हमेशा यही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। आप बस कोशिश कीजिएगा कि आप इन थ्योरी वीडियोस को आप रिकैप्चुलेट करें, अच्छे से एक बार गो थ्रू हो जाएं इससे, तो उससे बेटर रहेगा कि आपके क्वेश्चंस वहां पर बनने के चांसेस काफी हद तक ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं बेंडिंग। बेंडिंग इन बीम्स की अगर मैं टॉपिक की बात करूं, इससे रिलेटेड बेंडिंग इन बीम्स जो टॉपिक है, इससे रिलेटेड जो हमारे पास चीजें हैं जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बेसिकली एक फॉर्मूले से आता है। वो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज द m अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा एट y अपॉन y इक्वल टू ई वाई आर। ठीक है, यही इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म समझा देता हूँ, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर क्वेश्चन में, सिर्फ बोल रहा हूँ। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास आर होता है, मतलब रेजिस्टिंग मोमेंट। इसे क्या बोलते हैं, एमआर को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिंग मोमेंट। एमआर को बोलते हैं रेजिस्टिंग मोमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल मोमेंट का जो इंटरनली रेजिस्ट करने के लिए मोमेंट जो प्रोड्यूस हुआ है, मेरी बातों को सुनते रहिएगा। एक्सटर्नल मोमेंट का जो इंटरनली रेजिस्ट करने के लिए मोमेंट यूज हो रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल मोमेंट हमारा बेसिकली यहाँ जो फॉर्मूला बनता है, ये बनता है आपका प्योर बेंडिंग के सेंस में। किसके सेंस में बनता है ये, प्योर बेंडिंग के सेंस में। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्योर बेंडिंग के सेंस में हम यूज करते हैं, ये आप एक पॉइंट लोड के लिए भी यूज कर सकते हो। बट उम्मीद है कि आप ये चीज समझ पा रहे होंगे कि ये हम मैक्सिमम जहां फेलियर की बात होती है, हम वहां की कंडीशन में इस चीज को लगाने की कोशिश करते हैं। जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगा उस पॉइंट पर हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा। तो जहां सबसे ज्यादा स्ट्रेस है इसे हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एट वाई। ये जो सिग्मा एट वाई है यही मेरी बेंडिंग स्ट्रेस कहलाती है। ये किस नेचर की होती है, नॉर्मल नेचर की होती है, मतलब टेंशन या कंप्रेशन की बेंडिंग स्ट्रेस कहलाती है। इसके दो नेचर होते हैं, एक होता है टेंसाइल नेचर, एक होता है कंप्रेसिव नेचर। उम्मीद है यहाँ तक ये चीज क्लियर है, टेंसाइल नेचर एंड एक होता है यहाँ पर इसका कंप्रेसिव नेचर। अभी जो हम ये चीजें देख रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में, तो वो बेंडिंग स्ट्रेस हमारी सिग्मा बी एट वाई ये किसी एक सेक्शन के हिसाब से होती है। तो आपसे बहुत डेप्थ वाला क्वेश्चन तो ऑब्वियस है, ज्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ये कैंटिलीवर बीम है, इस टाइप से मैंने यहाँ पर ये बीम ऐसे कुछ इस तरह से बना ली। ठीक है, ये बीम मैंने कुछ ऐसे बना ली। अब देखना जरा, यहाँ पर अगर मान लीजिए मैंने एक पॉइंट मोमेंट ऐसे लगा रखा है, तो इसका पहले आपको बीएमडी पता होना चाहिए। इसके लिए शियर फोर्स डायग्राम की जरूरत नहीं है, इसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की जरूरत है। तो यहाँ पर बीएमडी इसका कैसा आ जाएगा, अगर ये होगिंग में है तो चलो निगेटिव में ले लेते हैं, बट मैग्नीट्यूड कितना है उसका, एम। हर जगह का मैग्नीट्यूड क्या है, एम। अगर यहाँ पर भी सोचोगे तो भी एम, यहाँ पर भी सोचोगे तो भी एम, मतलब हर जगह का बेंडिंग मोमेंट क्या है, एम। ये आपको मैंने पहले भी बता रखा है कि दिस इज द इंटरनल फिगर होता है। ये बीएमडी या एसएफडी हमेशा इंटरनल फिगर होते हैं, एक्सटर्नल नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जहां हमने क्वेश्चन ऐसे पूछा तो इसमें क्या होगा, इसमें बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू कुछ ऐसे दिखाई देंगी आपको। मैं यहाँ पर सीधा फिगर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको मैं चीजें रिवाइज उस सेंस में ना कराऊं कि थ्योरेटिकली आप फंस जाओ। यहाँ पर थ्योरेटिकली नहीं फंसना है। अब आपको 3D में थोड़ा दिख रहा होगा कि ये इस क्रॉस सेक्शन पर ये जो है ये सबसे ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है, ये जो है सबसे ज्यादा स्ट्रेस झेल रहा है, बट ये किस नेचर में, कंप्रेसिव में, ये टेंसाइल नेचर में। अगर मैं इसको इधर से देखता हूं, अगर मैं इसको इधर से देखता हूं ऐसे करके, जैसे हम देख रहे हैं ना इसे, इसका अगर 2D फिगर बनाता हूं तो आपको ये चीज ऐसे दिखने वाली है। अगर मैं इसका 2D फिगर बनाता हूं तो ये चीज आपको ऐसे दिखने वाली है। ये रेफरेंस पॉइंट्स मैंने यहाँ ले लिए और इसका जो सिग्मा का जो रिलेशन निकल के आता है वो ये निकल के आता है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर होता है वो कैसा होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर कैसा होता है, क्रॉस सेक्शन वाइज बेंडिंग स्ट्रेस का नेचर होता है लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। कहां से आया, ये आया है इससे।
देखो ई वाई आर या एम आर अपॉन आई, ये आई क्या है याद रखना इस चीज को भी, आई एट एन ए लिया जाता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। यहीं से मैं बहुत सारी चीजें समझाने वाला हूँ, सिग्मा एट वाई, आई एन ए, वाई, एम आर, ये चीजें हैं। तो यहाँ पर किसी भी एक सेक्शन पर अगर आप इसे ऐसे देख रहे हो, अगर आप इसे इस व्यू को ऐसे देख रहे हो तो ये कैसा दिखेगा, ये क्रॉस सेक्शन में ऐसा दिखेगा। तो ये अगर हमारे पास ये है न्यूट्रल एक्सिस, दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, एंड ये जो न्यूट्रल, ये क्या कहलाएगा, न्यूट्रल फाइबर, ये कहलाएगा न्यूट्रल फाइबर। इसको अगर इधर से देखोगे क्रॉस सेक्शन से तो न्यूट्रल एक्सिस कहलाएगा। न्यूट्रल एक्सिस से अगर ये वाई डिस्टेंस पर मैंने एक फाइबर लिया हुआ है वाई डिस्टेंस पर, तो बस उसी फाइबर की, इसी फाइबर के बारे में आप स्टडी कर रहे हो। इस फाइबर की आप क्या देख रहे हो, सिग्मा देख रहे हो। तो सिग्मा एट वाई की वैल्यू ये निकल के आई, सिग्मा एट वाई की वैल्यू ये है। यही सिग्मा एट वाई की वैल्यू हमारे पास कितने निकल के आ रही है, यही सिग्मा एट वाई की वैल्यू अगर हम यहां से लेके चल रहे हैं तो निकल के आ रही एम आर अपॉन आई एन ने इंटू में वाई, ठीक है। अब एक काम करना, अगर मुझे y मैक्सिमम चाहिए इसके लिए, तो y मैक्सिमम के लिए सिग्मा मैक्सिमम मिलेगा या नहीं। तो ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ से y मैक्सिमम कहोगे तो ये सबसे ऊपर वाला फाइबर या सबसे नीचे वाला फाइबर का सेंस। अगर ये हमारे पास सिमेट्रिकल है तो दोनों ही फाइबर सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो जहां y मैक्स होगा वहां पर क्या होगा मेरा, जहां y मैक्स होगा वहां पर क्या होगा मेरा, सिग्मा भी मैक्स होगा। याद रखिएगा, जहां y मैक्स होगा वहां पर भी सिग्मा मैक्स होगा। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे कि एम आर अपॉन आई एन ने, ये चीजें तो हो गई क्रॉस सेक्शन वाइज फिक्स, ठीक है। वाई अगर मैं मैक्स लेके चलता हूँ क्रॉस सेक्शन वाइज, एम आर भी कांस्टेंट रहेगा, है ना, और आई एन ने भी कांस्टेंट रहेगा। आई एन ने किसी क्रॉस सेक्शन का सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया कहलाता है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, अगर वाई मैक्स आ गया तो सिग्मा भी मैक्स हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, याद रखिएगा कि वाई मैक्स पर क्या होगा, सिग्मा मैक्स होगा। सिग्मा मैक्स कहाँ होगा, जहां y मैक्सिमम हो, न्यूट्रल फाइबर से सबसे दूरी पर। लाइक अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन कैसा ले, ये तो रेक्टेंगल ले लिया, अगर मैंने क्रॉस सेक्शन लिया ट्राइंगल, अब मैं देखो बहुत सारे फिगर नहीं बनाऊंगा यहाँ पर, नहीं तो ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो थ्योरी क्लास हो जाएगी फिर, ठीक है। हम बात करें सिर्फ रिवीजन की। तो यहाँ पर जो इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है ट्राइंगल की, वो ये होती है न्यूट्रल एक्सिस। ये एक तरह का ट्रायंगुलर बीम है, ट्रायंगुलर बीम, इसको इधर से फिक्स कर रखा है, यहाँ पर मान लीजिए मोमेंट लगा रहे हैं। तो ट्रायंगुलर बीम में न्यूट्रल एक्सिस ये होती है। यहाँ से बताइए क्या नीचे वाला फाइबर y मैक्स पर है, नहीं। यहाँ पर ये फाइबर किस पर है, जो सबसे ऊपर वाला है, ये है y मैक्स पर। तो इसके लिए y मैक्स ये हो गया। तो आप समझिएगा सिग्मा मैक्स इसमें यहाँ आएगा। इसका अगर हम फिगर ऐसे बनाए ना, तो इसका फिगर बनेगा स्ट्रेसेस का ऐसा कि ये होगी मेरी सिग्मा मैक्स, ये क्या होगी सिग्मा मैक्स, ये सिग्मा मिन नहीं है। सिग्मा मिन यहाँ क्या होती है, हमेशा जीरो। सिग्मा मिन कहाँ होती है, न्यूट्रल एक्सिस पर, वो वैल्यू क्या होती है, जीरो। ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि बेंडिंग के टाइम पर सिग्मा मिन की वैल्यू क्या है, सिग्मा मिन हमेशा जीरो होगा, और वो सिग्मा मिन जीरो हमारा क्या कैसा होगा, वो होगा हमेशा न्यूट्रल एक्सिस पर। ये फिक्स है कि न्यूट्रल एक्सिस पर हमेशा स्ट्रेस फ्री होगा। न्यूट्रल एक्सिस वाला फाइबर, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, सिंपली क्वेश्चन, न्यूट्रल एक्सिस वाला फाइबर किस में जाता है, कौन से स्ट्रेस में, टेंसाइल कंप्रेसिव। अरे वो किस में नहीं जाता, वो जीरो स्ट्रेस होता है, उसमें स्ट्रेन भी जीरो होती है। तो ये रिलेटेड हो गया हमारा इससे रिलेटेड। ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिग्मा इक्वल टू, मैंने यहाँ पर वाई मैक्स लिखा, तो याद रखना जब हमने सिग्मा मैक्स लिया तो सिग्मा मैक्स का अंडरस्टूड है कि एम आर अपॉन आई एन ने इनटू में वाई मैक्स अंडरस्टूड है। बस आपको क्या करना है, एम आर अपॉन में आई एन ने अपॉन में क्या कर देना है, वाई मैक्स। इसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, यही जो है आई एन अपॉन वाई मैक्स, इसे बोलते हैं हम जेड। जेड क्या हो गया आपके पास, ठीक है, हाँ जी, जेड क्या हो गया, जेड हो गया है हमारा सेक्शन मॉडुलस। इसे क्या बोलते हैं, जेड को हम बोलते हैं सेक्शन मॉडुलस, जेड को बोलते हैं हम सेक्शन मॉडुलस या सेक्शनल मॉडुलस बेसिकली बोलते हैं, बट कोई नहीं, आप इसे सेक्शन मॉडुलस भी बोल सकते हैं, सेक्शन मॉडुलस। ये जेड हमेशा याद रखिएगा, जेड जो होता है उसकी वैल्यू होती है आई एन ने, मतलब न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, अपॉन में वाई, ऐसे ही नहीं अपनी मर्जी से नहीं, वाई मैक्स, ये होती है सिर्फ डायरेक्टली जेड की वैल्यू। तो आपसे ना कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं उस पर्टिकुलर शेप के हिसाब से कि शेप के लिए फॉर्मूला किस चीज का क्या होता है। तो याद रखिएगा सिग्मा मैक्स से रिलेटेड हो गई ये चीजें। उसके बाद एक फॉर्मूला जो हमारा हाफ पार्ट बचा है किसका, एम आर अपॉन आई एन ने इक्वल टू, एम आर अपॉन आई एन ने इक्वल टू सिग्मा एट वाई अपॉन वाई इक्वल टू ई वाई आर। इसमें जो हमारे पास ये फॉर्मूला है कौन सा वाला, इस वाले पार्ट को कर लिया जाए तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। सिग्मा एट वाई इक्वल टू ई वाई आर, ये हो जाएगा हमारे पास सिग्मा एट वाई इक्वल टू ई इंटू वाई अपॉन आर। या अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये जो ई इंटू वाई अपॉन आर आ रहा है, तो अगर मैं इसको ऐसे लेके चल लूँ कि जो मेरे पास वन अपॉन आर है, ठीक है, ये फिलहाल अभी इस चीज को आप ऐसे ही याद रखना। या फिर एक काम करो, इतना ज्यादा आपके यहाँ पर थिकनेस के हिसाब से क्वेश्चन ज्यादा सेंस वाइज नहीं आएंगे, तो आप इसको सिंपली इस वाले फॉर्मूले को याद रख लो, क्या
mr अपॉन आई एन ए इक्वल टू ई वाई आर, ठीक है, mr अपॉन आई एन ए इक्वल टू ई वाई आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा mr अपॉन में, इसको इधर ले जाओ, इधर आई एन ए बचा हुआ है, इधर कर लो 1 अपॉन आर। याद रखना ये जो चीज है ना ई आई एन ए, इसे क्या बोलते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी या फ्लेक्सिबल रिजिडिटी, ठीक है, ये कैसे बोलोगे फ्लेक्सिबल रिजिडिटी है। तो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ये हमारी ई आई एन ए कहलाती है। तो इसी से रिलेटेड मैं यहाँ 2-3 क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको, ठीक है। ए ई को बोलते हैं एक्सियल रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, एक्सियल, एक्सियल रिजिडिटी और स्टिफनेस, ठीक है, एक्सियल रिजिडिटी, ठीक है। ई आई एन ए को हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ई आई एन ए को, ई आई एन ए को बोलते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी, ठीक है। और जी जे को बोलते हैं टॉर्जनल रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी। तो ये चीजें कुछ कुछ आ जाती हैं क्वेश्चंस में डायरेक्टली, तो इनको याद रखिएगा। ये टॉर्जन के सेंस में अभी लेके चलूंगा। अभी हमने क्या किया, बेंडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस देखे। अभी यही क्वेश्चन हमारे डायरेक्टली ऐसे आ जाते हैं कि आपसे पता है क्या, सिंपल से क्वेश्चन भी आने के चांसेस रहेंगे। रेक्टेंगल है तो वाई मैक्स कितना, रेक्टेंगल है तो ये न्यूट्रल एक्सेस है तो वाई मैक्स कितना, तो वाई मैक्स कितना हो गया यहाँ पर डी वाई टू, वाई मैक्स डी वाई टू, तो सिग्मा मैक्स आपसे इसे डी वाई टू के हिसाब से या जेड पूछ लिया, तो जेड कितना हो जाएगा, इसके लिए जेड हो जाएगा बी डी क्यू वाई 12 डिवाइडेड बाई में डी वाई टू, सो आंसर इक्वल टू बी डी स्क्वायर वाई 6। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके लिए आपने टेबल क्लास में बनाई हुई है, बहुत अच्छे से मैंने टेबल की बात की थी, तो वही बस टेबल में यहाँ पर रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि टेबल से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर टेबल को रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, देखिएगा। लाइक यहाँ पर मैं लेके चल लेता हूँ शेप, ठीक है, यहाँ पर उसका एरिया, यहाँ पर मैं लेके चल लेता हूँ आई एन ए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में लेके चल लेता हूँ वाई मैक्स, उसके बाद लेके चल लेता हूँ मैं जेड, ठीक है। ये बेसिकली इसे हम जेड एन ए भी बोल देते हैं, ठीक है, या जेड। शेप में अगर सबसे पहली सिंपल शेप लेके चला तो ये क्या हो गई है, रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन व्यू है भाई, तो रेक्टेंगुलर शेप का एरिया क्या हो जाएगा, बी डी। इसका आई एन ने क्या हो गया, बी डी क्यूब बाई 12। इसका वाई मैक्स क्या हो गया, डी वाई टू। मैंने कौन सा लिया, एच, इसे बी इसे ले लो, बी इसे ले लो, डी इसे ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई टू। जेड एन ने क्या हो जाएगा, इसका हाफ कर, मतलब इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर वाई 6। ये टेबल में बना रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकंड हो गया स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर शेप है तो ए ये है, ए है, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, बी डी। यहाँ पर आई एन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की पावर 4 बाई 12। यहाँ पर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, ए बाई 2। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए क्यूब बाई 6। क्लियर। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट। थर्ड में आप एक काम कर लेते हैं, एक चीज याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाता है ये वाला। अगर आपने स्क्वायर ऐसे ना रख के ऐसे रखा, मतलब आपकी बीम ना कुछ ऐसी है, ऐसी समझ रहे हो, बीम ऐसे रखी हुई है, बट है तो बीम स्क्वायर की ना, है तो बीम स्क्वायर सेक्शन की, बस ये डायगोनली प्लेस्ड है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बी इंटू डी ही अभी भी एरिया रहेगा। आई एन ए इसका हो जाएगा हमारे पास ए की पावर 4 बाई 12, जबकि इसका वाई मैक्स चेंज हो जाता है, वाई मैक्स हो जाता है इसका, जो हमारे पास वाई मैक्स है। अब देखिएगा वाई मैक्स क्या होगा, ये लाइक ये है डिस्टेंस ए, ये है आपके पास ए, ये है ना वाई मैक्स, तो ये क्या हो गया, ये अगर हमारे पास 90 डिग्री है तो ये हो गया 45, तो ये क्या हो जाएगा, ए का कोस 45 या ए का साइन 45, तो ये कितना हो जाएगा, ए वाई रूट 2। ये कितना हो जाएगा, ए का साइन 45 मतलब ए वाई रूट 2। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाता है, जब इससे हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है ए क्यूब बाई 6 रूट 2। ये आंसर आ जाता है ए क्यूब बाई 6 रूट 2। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ से आपसे स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है सीधे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जेड एन ए ऑफ दी स्क्वायर, ऐसे वाला स्क्वायर, मतलब सेकंड वाले केस का वैल्यू जो है वो कितना टाइम्स है, वो हमारे इसका जो ये वाली वैल्यू है उसका रूट 2 टाइम्स है, रूट 2 टाइम्स ऑफ जेड एन ए ऑफ 3। देख पा रहे हो, जेड मैंने रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा ना, तो रूट 2 टाइम्स। तो ऐसे याद रखिएगा, जो इसकी सेक्शनल मॉडुलस होता है, सेक्शनल मॉडुलस क्या कहता है, सेक्शनल मॉडुलस हमारे स्ट्रेंथ को बताता है कि मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी स्टिफनेस कितनी है। तो यहाँ पर अगर मैं स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ ये जो डायगोनल बेसिस पर होता है, ये वैल्यू हमारी 41.4%। क्यों, क्योंकि ये 1.41 आएगा तो 41.4% ये स्ट्रोंगर है, 41.4% ये स्ट्रोंगर है। कौन सा वाला, ये वाला केस, किस से, इस वाले केस से, ठीक है। 41.4% ये वाला केस स्ट्रोंगर है, स्ट्रोंगर एज कंपेयर टू दिस,
ये वीक होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं, ठीक है। और हम आगे चलते हैं लाइक अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर सर्कुलर के लिए, तो फोर्थ में लेके चला सर्कल। सर्कल में क्या हो जाएगा, डी मैंने डायमीटर मान लिया, तो यहाँ पर एरिया इधर आई एन ने, इधर दिस इज द वाई मैक्स, ये हो गया, एंड इधर हो गया जेड, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसमें एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर बाई 4। डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इसके, पाई डी की पावर 4 बाई 64, वाई मैक्स कितना हो जाएगा, डी बाई 2। यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, पाई डी क्यूब अपॉन में 32। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, जो जनरली पूछ लिया जाता है, दैट इज द होलो, कि होलो अगर सिलेंडर है, होलो टाइप का है, तो क्या होगा। तो होलो में हमने क्या लिया, ये हमने R1 या D1 ले लिया, इसको हमें पूरा D1 ले लेते हैं, या स्मॉल d ले लेता हूँ इसे, और बाहर वाले को कैपिटल D ले लेता हूँ, ऐसे स्मॉल d एंड कैपिटल D। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका एरिया कितना होगा, पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, सॉरी पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। आई एन ने इसका बहुत इजी है, जे फार्मूला है ना, इसी को याद रखना है, माइनस में स्मॉल डी की पावर 4 वाई 64, बस ये जैसे एरिया में क्या है ऐसी। वाई मैक्स कितना होगा, वाई मैक्स होगा डी वाई 2, इसमें कुछ अपना तिगड़म मत लगा लेना, डी प्लस डी वाई 2 ऐसे ऐसे कुछ ऐसे मत कर देना, डी माइनस डी, ये फाइबर होता है ना, न्यूट्रल एक्सेस से मैक्सिमम फाइबर, ये रहा डी वाई 2 सीधा कैपिटल वाला। जेड की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, तो ये इस तरह से डिवाइड किया तो आंसर आएगा पाई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली जब मैं डी वाई 2 से डिवाइड, इस डी को मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और मैंने यहाँ पर एक चीज और मान ली, क्या, के क्या है, ये है डी वाई डी, के क्या है, डी वाई डी। तो आपसे ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पाई डी की पावर 4 ले लिया कॉमन, अपॉन में 64, अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस के की पावर 4, 1 माइनस के की पावर 4, क्यों, क्योंकि के की वैल्यू खुद में क्या है, डी वाई डी। तो ये भी याद रखना है यहाँ। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, डी की पावर 4 कॉमन लिया, डिवाइड बाई डी वाई 2 है, तो डी से एक पावर कट जाएगी, तो क्या बचेगा, पाई डी क्यूब, वाई में क्या बचेगा 32, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस के की पावर 4। तो ये फॉर्मूला ना जेड का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लाइक इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो आपको अगर मेथड समझ में आ रखा है तो ये चीज याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये चीज हो गई हमारी कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एक 6th वाला और बता देता हूँ, इसमें रिलेटेड जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा टफ आपके यहाँ नहीं आएंगी, बट फिर भी अगर ये ट्रायंगुलर शेप का हो, ठीक है, तो ट्रायंगुलर शेप का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा बी एच। अगर मैंने इसे एच मान रखा है और इसे मैंने बी मान रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी इंटू एच, ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। जबकि इसका जो आई एन ए होता है, याद रखना इसको, बस ये क्वेश्चन हद से हद ये पूछा जा सकता है, इसका मैं जेड वगैरह नहीं बता रहा आपको। यहाँ पर जो इसका आई एन ए हो जाता है, वो आई एन ए क्या हो जाएगा, आई एन ए, जेड आपका खुद का होमवर्क है, खुद कीजिएगा। आई एन ए जो होता है वो होता है इसका बी एच क्यूब वाई में 12, बी एच क्यूब वाई में 12, जबकि, ठीक है, ये सॉरी ये हमारे पास 12 है ना, तो इसका जो आई एन ए होता है वो होता है बी एच क्यूब वाई में 36, जबकि इसका आई बेस जो होता है, बेस के अबाउट, आई बेस के अबाउट इसे घुमाना, वो होता है बी एच क्यूब बाई 12। तो यहाँ मैं दोनों लिख रहा हूँ, एक आई बेस लिख रहा हूँ, आई बेस है बी एच क्यूब बाई 12, पहले मैं बेस ना लिख के एन ए लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज याद रखनी है वो याद रखो ना। आई एन ए हो गया बी एच क्यूब बाई 36, जबकि आई बेस होता है इस ट्राइंगल के हिसाब से, ट्राइंगल के बी एच क्यूब बाई 12। तो देखो 12 वाले से इससे कंफ्यूज मत हो जाना, जो पिछले स्लाइड में है रेक्टेंगल का, ठीक है। तो बी एच क्यूब बाई 12 बेस के अबाउट है रेक्टेंगल में, ट्राइंगल में, ठीक है। तो ये चीजें आप आराम से जो कर सकते हो। यहाँ पर जो डी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 2h/3, आप खुद से भी कर सकते हो। जो हमारे पास वाई मैक्स हो जाएगा वो एन ए से कितना है 2h/3, ये होता है h/3, इतना तो याद होगा यार, और ये कितना होता है 2h/3। तो बस आपको क्या करना है, इसको यहाँ से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे आंसर क्या आ जाएगा, आई एन ए अपॉन वी एच क्यूब, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा यहाँ से बी, ये आ जाएगा बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या है डिवाइड बाई 36 है, और यहाँ पर ये 2/3 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 312 मतलब 24। तो ये हो जाएगा बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24, ठीक है, बी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24। ये हो गया हमारे ट्राइंगल का। तो मैंने जो मेन पार्ट है वो कवर कर लिया है। दिस इज अबाउट द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट से रिलेटेड एक और हो जाता है, एक होता है शियर स्ट्रेस इन बेंडिंग, शियर स्ट्रेस इन बेंडिंग। इसका मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड भी छोटी छोटी चीजें पूछने के लिए आ जाती है। शियर स्ट्रेस इन बेंडिंग वो होता है हमारे पास ऐसे, लाइक आपने क्या लगा रखा है, एक बीम है आपके पास, लाइक ऐसे मैंने रेक्टेंगल बीम ले ली है, ठीक है। इस रेक्टेंगल बीम पर अब लग रहा है शियर स्ट्रेस, मतलब शियर फोर्स,
क्योंकि अगर प्योर बेंडिंग लग रहा है तो शियर स्ट्रेस तो आएगा ही नहीं भाई, प्योर बेंडिंग लग रहा है शियर स्ट्रेस नहीं आएगा। बट अगर यहाँ पर शियर फोर्स लग रहा है तो शियर स्ट्रेस आएगा। उस शियर स्ट्रेस की वैल्यू होती है ये टाउ एट वाई इक्वल टू पी ए वाई बार अपॉन आई एन ए इंटू वी, आई एन ए इंटू बी। बस इससे आपको याद रखना है, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर रखनी है आपको। यहाँ से जो हमारे पास रहेगा वो फॉर्मूला जो बन के आता है इसका रेक्टेंगल के लिए, अगर मैं इसमें दिखाता हूँ तो इसका जो फिगर बन के आता है शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस, अब आप कहोगे शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड रहने वाली है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, गलती मत करना, ठीक है। तो जब आप इसे ऐसे देखोगे, जब आप इसे यहाँ से देखोगे इस तरफ से, तो इस वाले का फिगर कैसा बनेगा ये देखिएगा, इसका फिगर ऐसे जाएगा। ये मान लीजिए यहाँ शेयर स्ट्रेस है तो मैंने सेक्शन लिया ये वाला, इस पर शेयर स्ट्रेस आपको कैसे दिखेगी, ऐसे। बट ये डायरेक्शन नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इसकी हमेशा डाउनवर्ड, ऐसे करके इस वाले सरफेस की, ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पर ये कैसा जा रहा है, ये जा रहा है पैराबोला। तो याद रखिएगा जो शेयर स्ट्रेस होता है उसका ग्राफ होता है पैराबोला। उसका ग्राफ क्या होता है, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, शेयर स्ट्रेस का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। कहाँ ये जीरो होती है, याद रखना, जो हमारे फ्री फाइबर होते हैं, फ्री मतलब जो एटमोस्फेयर से रिलेट कर रहे हो, जो एटमोस्फेयर से रिलेट कर रहे हो, अपर होगा वो और क्या होगा, लोअर होगा, अपर मोस्ट होगा और लोअर मोस्ट होगा। इन पर क्या होती है, इन पर जो शियर स्ट्रेस होती है टाउ एट वाई होती है वो होती है जीरो। ये अपर मोस्ट एंड लोअर मोस्ट के लिए वाई की वैल्यू आप रख लोगे, तो उसकी टेंशन आपको लेनी नहीं है। डेरिवेशन कैसे कैसे क्या जाना है अभी फिलहाल क्लासेस में ये कंप्लीट है, वो सारी चीजें करवा रखी है। टाउ एट वाई की वैल्यू जीरो होती है, जबकि ये जो है ये मैक्सिमम होती है, टाउ मैक्सिमम होता है शियर स्ट्रेस का। मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड दिखा रहा हूँ, डायरेक्शन तो अभी भी नीचे, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो है वो इसका मैक्सिमम है। कहाँ पर है मैक्सिमम, जहां पर हमारी या तो न्यूट्रल एक्सेस हो, आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि हमेशा न्यूट्रल एक्सेस होगा, न्यूट्रल एक्सेस पर ये मैक्सिमम होता है। कब, ओनली कब, जब ये सिमेट्रिकल हो। न्यूट्रल एक्सेस पर ये मैक्सिमम होता है जब ये सिमेट्रिकल हो। जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिकल के लिए ही मैक्सिमम होगा, ये अनसिमेट्रिकल लाइक रेक्टेंगल के लिए भी, ट्राइंगल के लिए भी मैक्सिमम हो जाता है, ट्राइंगल के लिए भी मैक्सिमम हो जाता है। तो आप ऐसे मत लिखिएगा कि यहाँ पर इसमें कोई फिक्सिसिटी है, जबकि नॉर्मल स्ट्रेस मतलब बेंडिंग स्ट्रेस में एक फिक्सिसिटी है क्या, कि वहां न्यूट्रल एक्सेस पर हमेशा उसे जीरो मिलेगा। इसमें फिक्सिसिटी क्या है, अपर एंड लोअर फाइबर पर इस पर शियर स्ट्रेस हमेशा जीरो मिलेगी, ये एकदम फिक्स है इसमें, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या आ जाता है, इससे रिलेटेड आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस, लाइक अगर क्रॉस सेक्शन में, सीधे क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ है ना, सीधे आपको ये चीजें मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर क्रॉस सेक्शन मेरा है रेक्टेंगल, ठीक है, अगर क्रॉस सेक्शन मेरा है स्क्वायर, अगर क्रॉस सेक्शन, बस अभी ये रेक्टेंगल स्क्वायर की बात करें, तो इसमें जो मेरी टाउ एवरेज होती है, जो टाउ मैक्स होती है, सीधा मैक्स, अगर मैं इसके फिगर की बात करूं तो कैसा फिगर दिखेगा, यहाँ शियर स्ट्रेस ऐसी जाएगी, तो ये हो गई टाउ मैक्स, है ना, ये हो गई जीरो, ये हो जी। तो टाउ मैक्स की जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 3/2 इंटू टाउ एवरेज। और टाउ एवरेज होता है यहाँ पर, टाउ एवरेज की अगर वैल्यू की बात करूं तो ये होती है पी अपॉन में एरिया। पी जो हमने शियर फोर्स लगा रखा है, एरिया जो इस क्रॉस सेक्शन का है, ठीक है, तो ये पी अपॉन ए। जबकि ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है किससे, टाउ मैक्स की वैल्यू कहां से निकल के आ रही है, पी ए वाई बार अपॉन आई एन इंटू बी से। तो उम्मीद है यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है कि यहाँ सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को जनरली के बोल दिया जाता है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर यहाँ पर क्या होता है रेक्टेंगुलर या स्क्वायर के केस में, ठीक है, टाउ मैक्स के लिए सीधे सीधे चीजें बता रहा हूँ। रेक्टेंगल है तो इसके लिए भी फिगर बन के आता है ऐसा, इसमें न्यूट्रल एक्सेस यहाँ होती है, याद रखना, ये न्यूट्रल एक्सेस पर मैक्सिमम नहीं है, टाउ न्यूट्रल एक्सेस पर मैक्सिमम नहीं है, टाउ कहां पर मैक्सिमम है, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट मतलब hy2 एंड hy2 पर, ठीक है। तो यहां होता है टाउ मैक्सिमम रेक्टेंगल के केस में, दिस इज द टाउ मैक्स। फॉर्मूला याद रखना, टाउ मैक्स की वैल्यू होती है 3/2 टाउ एवरेज, जबकि टाउ एन की वैल्यू होती है 4/3 टाउ एवरेज, 4/3 टाउ एवरेज, टाउ एन की फॉर दी ट्राइंगल, फॉर दी ट्राइंगल, ऐसे याद रखना। ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस हो गया। अब मैं लेके चल रहा हूँ थर्ड केस। थर्ड केस किसका लेके चल रहा हूँ, सर्कल का। तो अगर थर्ड केस में है सर्कल, तो सर्कुलर अगर क्रॉस सेक्शन वाली बीम है आपके पास, तो इसका भी फिगर आएगा ऐसा, इसका भी शियर स्ट्रेस का फिगर आता है ऐसा। यहाँ टाउ मैक्स जो होती है वो होती है 4/3 टाउ एवरेज। याद रखना, अगर सर्कल से क्वेश्चन टाउ मैक्स का पूछ लिया तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 4/3, मतलब सीधा या 4/3 लिखा हुआ या 1.33, इसमें लिखाएगा 3/2 या 1.5। सीधे ये वैल्यूज क्वेश्चन में आती हैं, ये मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और इसका आता है, ये चीज भी याद रखिएगा। मैंने फोर्थ केस और लेके चल लेता हूँ, किसका, आई सेक्शन।
आई सेक्शन में जो शियर स्ट्रेस का फिगर बन के आता है वो कुछ ऐसा बन के आता है, ये और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। शियर स्ट्रेस का जो फिगर बन के आता है वो ऐसा बन के आता है, ठीक है। ठीक, याद रखिएगा टाउ इज प्रोपोर्शनल टू 1/विथ। जहां विथ छोटी वहां टाउ बढ़ेगा, जहां विथ छोटी वहां टाउ बढ़ेगा, जहां विथ बड़ी वहां टाउ घटेगा। बस ये सेंस आप याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस से रिलेटेड चीजें। अब हम चलते हैं टॉर्जन से रिलेटेड चीजों पर। तो टॉर्जनल स्ट्रेसेस का सीधा क्वेश्चन, सीधा सेंस वो मैं लेके चल रहा हूँ सीधा यहाँ पर, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेसेस जो हैं हमारे पास वो होती है इस वाले फॉर्मूले से, टी वाई जे या टी आर अपॉन जे इक्वल टू टाउ एट आर अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा वाई एल, जी थीटा वाई एल। याद रखिएगा ये जो होता है ये एक शाफ्ट के लिए हम लेके चल रहे हैं फिलहाल। एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट पर हमने एक ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रखा है, शाफ्ट पर एक पॉइंट ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रखा है ऐसे। तो यहाँ पर जो चीजें चेंज होंगी वो होगी यहाँ से थीटा। तो ये एक प्लेन है मान लीजिए आपके पास ऐसे, इस प्लेन में जो चेंज हो रहा है वो ऐसे जा रहा है, तो दिस इज द थीटा। इसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ ट्विस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो इस फिगर को अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ तो ये फिगर आपको दिख रहा है कुछ ऐसे जाता हुआ, तो ये कहलाता है एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड एक होता है शियर एंगल, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एक होता है शियर एंगल फाई। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड शियर एंगल में हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है, फाई इक्वल टू आर थीटा वाई एल, फाई इक्वल टू आर थीटा वाई एल। एंगल ऑफ ट्विस्ट थीटा है, फाई शियर एंगल, याद रखिएगा। इसी से रिलेट करते करते हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में पहुंचते हैं। अभी हम क्या लेके चल रहे हैं? टाउ एट आर। यहाँ याद रखिएगा कि इसमें जो फाइबर है वो सर्कुलर माने जाते हैं, सर्कुलर फाइबर। तो एक आर के बेसिस पर, रेडियस के बेसिस पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू इस सरफेस के पैरेलल आती है, यहाँ 0 आती है, फिर यहाँ पर फिर से चेंज हो जाती है। इसका जो फिगर बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो यहाँ उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ये क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका। ये क्रॉस सेक्शन के ऐसे नहीं देख रहे हो, ये इसे सामने से देखोगे ना तो आपको ये ऐसा दिखेगा, मतलब शियर स्ट्रेस ऐसे लग रही है इसमें। शियर स्ट्रेस कैसे लग रही है? इसके पैरेलल, इसके पैरेलल, समझ रहे हो? तो अगर इसके पैरेलल, इस क्रॉस सेक्शन के पैरेलल कैसे लग रही है शियर स्ट्रेस? क्रॉस सेक्शन के पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेसेस है इसका भी फिर से क्या आ जाता है, टाउ जो आर होता है वो कैसे चेंज हो रहा है? वो लीनियरली चेंज हो रहा है। कैसे? लीनियरली। किसके बेसिस पर? आर के बेसिस पर, तो लीनियरली। इसका एक क्वेश्चन हो गया ये। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है यहीं से, टी एट आर, ये टी एट आर अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा वाई एल। अगर मैं इसको लेके चलूं इक्वल टू जी थीटा वाई एल, तो यहाँ से सीधा मैं लेके चलता हूँ डी एट आर इंटू एल अपॉन जी इंटू जे, ऐसे लिख दूंगा ना, जी इंटू जे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी इंटू जे इक्वल टू क्या हो गया? थीटा। ये फॉर्मूला पूछा जाता है, ठीक है। साथ ही क्या पूछा जाता है? ये अभी मैंने बताया था, दिस इज द टॉर्जनल रिजिडिटी। ये क्या हो गई मेरी? टॉर्जनल रिजिडिटी, ठीक है। ये सुनो, तो ये जो चीज है ये हमारी टॉर्जनल रिजिडिटी हो गई। ये हमारे पास क्या है? टी आर इंटू एल, ठीक है। चलो भाई, ये जो पार्ट है ये है स्टिफनेस का। साथ ही इस वाले फॉर्मूले की बात करें, टी एट आर अपॉन जे इक्वल टू टाउ एट आर अपॉन में आर। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला निकला टाउ एट आर का? टाउ एट आर इक्वल टू टी आर अपॉन में जे इंटू आर। अब इस आर की वैल्यू, ये रजिस्टिंग मोमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आर यहाँ पर रेडियस नहीं है, यहाँ है ये रजिस्टिंग मोमेंट। इसे क्या बोलते हैं हम? रजिस्टिंग मोमेंट, ठीक है। इसे बोलते हैं रजिस्टिंग मोमेंट। अभी बताइएगा, टी एट आर अपॉन जे इंटू में आर, तो यहाँ से टाउ एट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? टाउ एट आर अगर मैं आर मैक्सिमम लूँ, अभी तो ये फॉर्मूला हो गया, अभी तो ये सिंपली फॉर्मूला हो गया, तो इसे अभी जस्ट हटा देते हैं, ठीक है। अभी इसे हम क्या कर लेते हैं? जस्ट हटा देते हैं। ये वाली चीज मैंने यहाँ पे क्या कर दी? रिमूव कर दी। अरे हो जा भाई, ये मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पर। बट अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आर मैक्सिमम पर, तो आर मैक्सिमम पर हमें क्या दिख रहा है? जब हम आर मैक्सिमम करेंगे तो ये फाइबर, जब इस वाले फाइबर की बात करेंगे, देखो क्या मिल रहा है? टाउ मैक्स। यही टाउ मैक्स इस साइड में घूम के जा रहा है, टाउ मैक्स। ये कंप्रेसिव टेंसाइल नहीं है, इस शियर स्ट्रेसेस कभी कंप्रेसिव टेंसाइल नहीं होती भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? टाउ एट आर इक्वल टू टी आर अपॉन जे इंटू में आर मैक्सिमम, इंटू में आर मैक्सिमम। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने आर मैक्स लिखा, ये भी तो आर मैक्स हो गया ना, तो इसकी वजह से ये क्या बन के आ जाता है? ये बन के आ जाता है टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास क्या निकल के आता है? टी आर, जो रेजिस्टेंस है उस चीज को मैंने हटा दिया अभी फिलहाल के लिए, टी अपॉन में, अरे रेजिस्टेंस ही है, बस मैंने यहाँ पर रेडियस से कंफ्यूज नहीं कर रहा, इसे क्या बोल देंगे? टी अपॉन में जे वाई आर। ये आर क्या है? ये मैक्सिमम रेडियस है। तो इसी जे वाई आर को, या अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आर मैक्स ही लिख लो,
तो टी अपॉन में जे वाई आर मैक्स को हम क्या बोल देते हैं, जेड पी। ये होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस। जबकि जे क्या होता है, जे को भी पहले सुन लो, जे क्या होता है, जे होता है हमारे पास पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या पोलर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। इसको हम क्या बोल देते हैं, आई जेड जेड या फिर आई पी या फिर जे, ये सब नाम एक होते हैं। इसमें स्टूडेंट गलती कर जाता है, क्वेश्चन में पूछा होता है आई पी या आई जेड जेड या फिर जे, उसी को वो सेक्शन मॉडुलस मान लेता है। नहीं, सेक्शन मॉडुलस क्या है, सेक्शन मॉडुलस है आई पी या फिर आई जेड जेड या फिर जे डिवाइडेड बाई आर मैक्स है। अरे या फिर लिखा हुआ है, पता लगा सारी चीजें लिख दो हैं, आर मैक्स सारी चीजें एक ही तो है ना, ठीक है। तो यहाँ आप चाहे जेड इक्वल टू आई पी बाई आर मैक्स लिखो, चाहे आई जेड जेड बाई आर मैक्स लिखो, चाहे जे वाई आर मैक्स लिखो, आपकी इच्छा है, ठीक है। इसी के बेसिस पर हम यहाँ पर दो के ये चीजें की कैलकुलेशन करेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास ये टेबल हमने बनाई थी, यहाँ पर सर्कल के लिए बनाइएगा, क्वेश्चन सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सर्कल के लिए हमने ये देखा था कि ये डी है तो एरिया इसका था, ठीक है। उसके बाद हमने आई एन ए की बात की थी, फिर हमने वाई मैक्स की बात की और फिर जेड एन ए की बात की, ठीक है। तो अभी जेड एन ए की बात ना करके अब मैं सीधा किसकी तरफ जा रहा हूँ, जब मैं आई एन ए निकाल लूंगा तो अब मैं आई पी की बात करूंगा, आई पी या फिर जे, जिसको भी जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हो, या आई जेड जेड। उसके बाद मैं सीधा किसकी वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जेड पी। तो जो टेबल बनाई थी उसमें ये दो चीज ऐड और कर लेना, दो चीज। कैसे, एरिया कितना है इसका, एरिया तो पाई डी स्क्वायर बाई 2 है, ये वो 4 है, कोई दिक्कत नहीं। आई एन ए कितना था, पाई डी की पावर 4 बाई 64। अब बताना, ये है एन ए, मतलब इसके अबाउट सर्कल है तो ऑब्वियस है कि अगर इसके अबाउट जाओगे तो भी सेम मिलेगा। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या निकाल सकते हैं, आईपी। आईपी क्या हो जाएगा, आईपी या आई जेड जेड क्या हो जाएगा, या जे क्या हो जाएगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गई। इसी की हेल्प से हम ये वैल्यू जो निकाल के आते हैं सर्कल की, वो आती है पाई डी की पावर 4 बाई 32। बस यही स्टूडेंट अपनी गलतियां कर देते हैं। ये है पाई डी की पावर 4 बाई 32, किसकी, जे की वैल्यू, किसकी, जे की, जेड की वैल्यू नहीं है। जेड की वैल्यू क्या है, इसके डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। चलो अच्छा, ये आर मैक्स, इसके डिवाइडेड बाई आर मैक्स, आर मैक्स भी तो लिखना था, आर मैक्स क्या हो जाएगा, डी बाई 2। तो आर मैक्स अगर इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा पाई डी क्यूब अपॉन में 16। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं भाई, इसलिए गलती मत करना इन चीजों में, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम सर्कल कैसा लें, होलो सर्कल लें, मतलब इसमें एक है स्मॉल डी है ना, और एक है कैपिटल डी। मैंने ऐसे दो पार्ट ले लिए, एक स्मॉल डी एक कैपिटल डी। तो यहाँ से अगर मैं स्मॉल डी और कैपिटल डी की बात करूँ तो एरिया कितना हो गया, फिर से वही पाई डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड 4। आई एन ए कोई दिक्कत नहीं है, वो चीजें आपको याद हो ही चुकी हैं, ये पाई डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, ठीक है। मेरे लिए आर मैक्स इंपॉर्टेंट है, आर मैक्स कितना हो जाएगा, वही पुराना कॉन्सेप्ट डी बाई 2, ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर वाला फाइबर ही तो आर मैक्स होगा। उसके बाद आई पी की बात करो तो आई पी की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 32। देखो सिंपल सी बात है ना, इसको जोड़ोगे प्लस इसको जोड़ोगे तो ट्वाइस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई वो सॉरी ट्वाइस हो गया तो ट्वाइस डिवाइड बाई 64 तो कितना 32। तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4। अब मैंने क्या कर दिया, फिर से वही के वाला कॉन्सेप्ट लगा के क्या कर सकता हूँ, पाई डिवाइड 32 और डी की पावर 4 बाहर कॉमन ले लिया, 1 माइनस के की पावर 4 लिख दिया। क्यों, क्योंकि के को मैंने क्या मान रखा है, स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारे पास जेड पी की वैल्यू होगी, ये तो हो गई जे की या आई जेड जेड की वैल्यू। अगर जो जेड पी की बात करोगे तो क्या होगा, इसके डिवाइडेड बाई दिस आर मैक्स, तो आर मैक्स की वैल्यू डी बाई 2 है, तो क्या निकल के आ गया, पाई डी क्यूब बाई 16 1 माइनस के की पावर 4। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये है साफ्ट से रिलेटेड, मतलब टॉर्जनल से रिलेटेड, ठीक है। उन चीजों को और उन चीजों को मिक्स मत करना, ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर डिफर करती हैं। नेक्स्ट जो टॉर्जनल से रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो याद रखिएगा, एक होता है क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है तो। पहले मेरी बात समझो, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है किसका, सॉलिड का एंड होलो का, तो क्या एक बात बता सकते हो आप कि इसकी जो अपर डाया होगी, आउटर डाया, अगर मान लीजिए डी है, डी की वैल्यू 10 है, 10 मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर, तो अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम मान रहा हूं और इसको बोल रहा हूं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है और मैं बोल रहा हूं ये होलो है, ये होलो है, तो एक बात बताना यार, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम कैसे हो जाएगा इसका। अरे क्रॉस सेक्शन एरिया होलो का क्या होता है, ये होता है, अरे ये होता है ये। अगर मैं इसका आउटर डाया अभी भी क्या मानू, 10 सेंटीमीटर मानू, तो क्या ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं क्रॉस सेक्शन एरिया इफ सेम, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया सेम ऑफ होलो एंड सॉलिड शाफ्ट, तो क्या होगा उस केस में
ऑब्वियस है, ये आउटर डाया बड़ा होगा तभी तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो ये वाली वैल्यू है मान लीजिए 10 मीटर स्क्वायर ऐसे कुछ, तो ये जो है ये 10 मीटर स्क्वायर तभी तो होगी जब इसका डाया आउटर छोटा हो इसका बड़ा हो। अरे यार ये बेसिक चीज है यार, इसमें ऐसे मत कर देना कि नहीं समझ में आ रहा, बहुत बेसिक चीज है, खुद ही सोचो यार। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दी होलो क्या होता है, होलो क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है, अरे ये, और सेम डाया में अगर आप ये हटा दोगे तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो कम ही हो रहा है ना भाई, तो ऐसी हरकतें मत करो प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास ये जो डी है, इस डी के बेसिस पर, इस डी के बेसिस पर मतलब जो ये हमारे पास ऐसे है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम मानना है तो बता दीजिए आप डी की वैल्यू क्या होंगी, अलग अलग होंगी, आउटर डायमीटर की वैल्यू अलग अलग होंगी। मैंने क्या किया, इसको डी मान लिया, इसको d1 और d2 मान लिया, इसको d1 और d2 मान लिया। बस आपको मैं आउटकम की बात बता रहा हूँ, याद रखना अगर ऐसे केस है जिसमें हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो पार्ट कैसा है, ऐसे फिगर होगा है ना, ये इसके डायमीटर से ये वाला डी छोटा होगा, ये तो फिक्स है, कैपिटल डाया उसके d1 से। तो यहां अगर ये ऐसे है, क्रॉस सेक्शन एरिया अगर सेम है, तो याद रखना होलो का पावर ट्रांसमिशन ऑफ होलो इज ग्रेटर देन पावर ट्रांसमिशन ऑफ द सॉलिड। ये याद रखना, पावर ट्रांसमिशन ऑफ होलो या फिर जेड ऑफ होलो, जेड पी ऑफ होलो इज ग्रेटर देन जेड पी मतलब पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड। ये स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होती है, इसकी क्या होती है कम, होलो की ज्यादा होगी कम, इससे कब, जब ये क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। बट अगर हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया है मतलब सॉरी स्पेस है बराबर, स्पेस का मतलब क्या होता है, आउटर रेडियस अगर बराबर है, यहाँ इनके क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गए अलग अलग, आउटर रेडियस बराबर है, आउटर रेडियस मतलब दोनों में है डी, अगर यहाँ इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्पेस कंस्ट्रेंट। अगर स्पेस कंस्ट्रेंट बराबर है, स्पेस कंस्ट्रेंट मतलब आउटर डायमीटर सेंटीमीटर बराबर है, आप इस चीज को बड़ा नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस अगर ये होलो है तो यहां से याद रखिएगा इस कंडीशन में पी सॉलिड, पावर ट्रांसमिशन ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन पावर ट्रांसमिशन ऑफ होलो, या फिर जेड पी मतलब पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन पोलर सेक्शन मॉडुलस ऑफ होलो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मैंने सारे डिस्कशन कर लिए यहाँ पर। इस पार्ट 2 में हमने बात कर ली है बेसिकली बेंडिंग से रिलेटेड, टॉर्जन से रिलेटेड। पार्ट 3 में हम लेके चलेंगे मोहर सर्किल को, पार्ट 3 में लेके चलेंगे मोहर सर्किल को, एंड उससे आगे वाले पार्ट जो हैं थ्योरी ऑफ कॉलम, ये सब हम पार्ट 3 में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक कीजिए वीडियोस को, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।